नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज का हमारा विषय बेहद खास है क्योंकि बात आज करेंगे हमारी आधी आबादी की उस समस्या की जिस पर ज़रूरी हो गया है कि जागरूकता फैलाई जाए क्योंकि दुनिया भर में 2 अरब से ज़्यादा लोग खून की कमी यानी एनीमिया से जूझ रहे हैं। खासकर लड़कियों और महिलाओं के लिए ये बीमारी जानलेवा साबित हो रही है। भारत में भी आधी से ज़्यादा महिला आबादी जो है एनीमिया के शिकार है। देश में हर दूसरी महिला के शरीर में पर्याप्त खून नहीं बन पा रहा है। 10 में से करीब 6 लड़कियां एनीमिक हैं। इसके कारण प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान जिन माँओं की जान जा रही है उनमें हर 5 में से 1 मामले में वजह एनीमिया ही है। ये समस्या इतनी गंभीर है कि इससे निपटने के लिए सरकार को अलग से एनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू करना पड़ा है। एनीमिया को नापने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को नकार कर कई गाइडलाइंस यहाँ पर बनाई जा रही हैं और नियम भी बदले जा रहे हैं और भी बहुत से कदम यहाँ उठाए जा रहे हैं जो कि इसी विषय पर आज हम फोकस करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार, दिल्ली के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट और स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ, दिव्या गांधी डाइटिशियन और डॉक्टर रूबी सेहरा सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट और डॉक्टर मनीष महेश्वरी रीनल मेडिसिन NH अहमदाबाद। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर अंशुमन, आपके पास आऊँगी सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे सरकार ने एक तरह से एनीमिया अभियान को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिसमें भी आप जैसे कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। एनीमिया की समस्या कितनी बड़ी है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोग बेस लेवल से शुरुआत करते हैं। तमाम दर्शकों को बताते हैं कि एनीमिक होना या एनीमिया की कमी होना के इम्पैक्ट आपके पूरे शरीर पर और आपकी लाइफस्टाइल पर किस तरह से पड़ते हैं। जी, कविता जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। पहले तो दर्शकों के लिए एनीमिया का साधारण मतलब समझ लें कि खून की कमी होना। अगर एनीमिया की बात आज गाइडलाइन चेंज होने की जब आ रही है तो मेनली फोकस किया गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन एनीमिया की बात वहीं तक सीमित नहीं रह जाती है, और भी अलग अलग तरीके के एनीमिया हैं जो थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया और अनेक। लेकिन मेजर जो हिंदुस्तान में बर्डन आ रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब खून में आयरन की कमी होना। और ये आप सोच लीजिए कि छोटे बच्चों से लेके और वृद्ध बुजुर्ग लोगों तक है। लेकिन मेन जो फोकस है इस बार गाइडलाइन चेंज होने का, उसमें है प्रेग्नेंट महिलाएं और प्री प्रेगनेंसी मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं में ज्यादा और बच्चों में सेकेंड। इस पे फोकस है। एनीमिया इसलिए इंपॉर्टेंट अब हो गया कि एनीमिया मतलब खून की कमी होने के कारण हार्ट पे एक्स्ट्रा दबाव का आना, जिसमें अर्ली हार्ट फेलियर, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इस पर रिसर्च करके जारी कर दिया कि 12 ग्राम परसेंट से अगर कम है हीमोग्लोबिन तो हार्ट फेलियर का इंसिडेंस बढ़ गया। एक अनएक्सप्लेन ब्रेथलेसनेस, मतलब सीढ़ियां चढ़ते हैं, चलने फिरने लगते हैं, सांस फूलती है, आपको पता भी नहीं होता आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या किसी फॉर्म का एनीमिया है। इस तरह से अनेक तरह, जहां जहां खून के सर्कुलेशन की कमी होगी उस तरह का मैनिफेस्टेशन होगा, जैसे कंफ्यूजन का होना, हेडेक होना, सुबह उठना तो लेथार्जी मतलब आलस का आना। इस तरह से अनेक समस्याएं एनीमिया की वजह से हो रही थी। तो इस बार गाइडलाइन जो चेंज किया गया उसमें मेजर फोकस किया गया, उसको हम कह रहे हैं 6x6x6, मतलब 6 टारगेट पॉपुलेशन, 6 इंटरवेंशन पॉइंट और 6 इंटरवेंशन स्पॉट, जिसमें मंत्रालय और इस तरह को कैसे हमको रिलेट करें। और क्या मेजर चेंज इसमें किया गया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सिर्फ आयरन और फोलिक एसिड देने की बात अभी तक हो रही थी, अब जाके डिवर्मिंग, हाइजीन, फ्लोरोसिस, इन सबको भी टारगेट किया गया, मलेरिया को टारगेट किया। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इस पे अप्रोच किया गया है और आगे भी चर्चा करेंगे इसमें क्या क्या कुछ कमियां रही हैं। जी, क्योंकि आपने कहा कि खून की कमी, आयरन की कमी होता है एनीमिया, तो डॉक्टर मनीष ये कमी होती कैसे, पैदा कैसे होती है, जरा इसके बारे में बताएं। तो जैसे डॉक्टर अंशुमन सर ने कहा उसके रिगार्डिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो हमारा मुख्यतः कारण रहता है। तो यूजली जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यदि हम दो भाग में डिवाइड करें तो न्यूट्रिशनल कॉज और नॉन न्यूट्रिशनल कॉज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। या आयरन की जो है एक्सेसिव लॉस हो जाए बॉडी से, या फिर उसका जो इंक्रीज है वो मतलब ओरल इनटेक उसका
उसका डेफिशिएंट है या फिर एब्जॉर्प्शन उसका यदि अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वह एनीमिया जो है बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से रिलेटेड हो सकता है उसमें। तो हमारा मेन इम्पोर्टेंट जो इंडिया में जो देखा गया है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया जो रहता है वो कॉमनली रहता है। और जो प्री मेनोपॉजल वुमेन रहती हैं और मेनोपॉज प्री मेनोपॉजल वुमेन और जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस होना और एक्सेसिव मतलब डिक्रीज ओरल इनटेक होना वुमेन्स में, स्पेशली एडोलसेंट गर्ल्स में, तो वही मेजर कारण रहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। डॉक्टर रूबी, यहाँ पर अगर मैं महिलाओं और पुरुषों की बात करूँ तो अधिकतर भारत में ये पाया गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा एनीमिक होती हैं, खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी उनमें ज़्यादा होती है। इनफैक्ट क्योंकि मंथली मेंस्ट्रुएशन भी होता है तो उसके चलते भी जो है खून में कमी होती है और आयरन की भी कमी हो जाती है। बट ये प्रॉब्लम हमारे पूरे देश में महिलाओं में कितनी ज़्यादा सीवियर है, इसके बारे में बताएं। गुड इवनिंग कविता। ये प्रॉब्लम जो है हमारी काफी एक्सटेंसिव है। आप ये कह सकते हो कि 57% ऑफ द गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड रिप्रोडक्टिव एज की जो महिलाएं हैं उनको, और जो पेरीमेनोपॉजल एज वाली जो लेडीज हैं, इन लोगों को अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 50 to 57% ऑफ द लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विच मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, कम आयरन इनटेक की वजह से हो सकता है, और बाकी और बहुत सारी कोएगुलेपैथीज होती हैं जिसमें आपके कोएगुलेशन फैक्टर्स नहीं बनते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं यंग गर्ल्स में, प्यूबर्टी की गर्ल्स में जैसे उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं उनके साइकिल्स एनओव्यूलेटरी होते हैं, तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी उनको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। जैसे ही मेनोपॉज आने वाला होता है तो भी एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जिसे लाइटली लिया जाता है। तो इसलिए इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि ये कह देना कि हाँ अभी शुरू में है पीरियड इसलिए ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे मेनोपॉज होने वाला है तो आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग है, उसको भी लाइटली लिया जाता है। तो इसलिए इस तरह से आप कह सकते हो कि 57% ऑफ द वुमेन दे आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस एंड लेस इनटेक ऑफ द आयरन। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर इनटेक को लेकर बहुत सारी स्टडीज़ भी ऐसे आई हैं और दिव्या मेरे ख्याल से आप हाईलाइट कर पाएंगी, क्योंकि वैसे तो हमारी ट्रेडिशनल डाइट में सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोताही करना, और क्योंकि हम सबकी लाइफस्टाइल आजकल इतनी अब्रप्ट हो गई है, आयरन पैक्ड खाना बहुत ज़रूरी हो गया है, न सिर्फ आपके आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बल्कि इसके साथ जो आपको फ़ायदे मिलते हैं, इतना स्ट्रेस डील करने के लिए भी एक ज़रूरी बात हो जाती है। लेकिन ओवरऑल वो कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हमें दवाइयों की सहायता लेनी पड़ती है दिव्या, और ऐसी कौन सी स्टेज है जो आप खाने के ज़रिए ही खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं? इन दोनों में क्या फ़र्क है? टू सर्टेन एक्सटेंड आयरन डेफिशिएंसी जो है वो डाइटरी सोर्सेस से पूरी हो जाती है अगर हमारा कंजम्पशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आयरन से रिलेटेड चीजों में होता है। बट सबसे ज्यादा जो लोग इग्नोर करते हैं, आप कितना भी आयरन कंज्यूम कर लीजिए, अगर आपका विटामिन B12 लेवल लो होगा तो आपका आयरन नहीं बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है कि जो हमारे आयरन सेल्स होते हैं उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है दैट इज बीन मेड बाय B12 प्लस। अगर आपकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, आप आयरन का कंजम्पशन कर भी लेंगे तो भी आपका डाइटरी सोर्सेस से आयरन ठीक नहीं होगा। अगर आपको चौक की, मिट्टी की खाने की क्रेविंग होती है, दैट मीन्स आपका आयरन लेवल कम है। हम इसको किस तरीके से डाइटरी सोर्सेस का हम पता कैसे करा सकते हैं? आयरन स्टडी करा के। अगर आपकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है मीन्स आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। अगर आपकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम नहीं है, आपका B12 कम है और आयरन कम है, हम उसको बहुत आराम से डाइटरी सोर्सेस से इंप्रूव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट कविता, ये देखा जाता है कि आजकल जो फीमेल्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट खिलाती हैं।
बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होने का रीजन मेजर ये है कि वो दूध बहुत ज्यादा पीते हैं। जब डेयरी बढ़ेगी तो आयरन एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आयरन का कंजम्पशन कैल्शियम के साथ करोगे तो कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, आयरन की बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या ध्यान देना है कि दूध अगर आप दे रहे हैं तो दिन में एक बार दीजिए, और उसके साथ आप कोई भी आयरन का सोर्स मत दीजिए। नहीं तो आप अगर आयरन खिला भी रहे हैं अपने बच्चे को या कोई बड़ा कंज्यूम भी कर रहा है तो बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इट विल गो वेस्ट एज फार एज आयरन एब्जॉर्प्शन इज कंसर्न्ड। ये काफ़ी पते की बात आपने कही। अब मेरे ख्याल से डॉक्टर अंशुमन आप इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि अनजाने में हमें लगता है कि हम सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स ले रहे हैं, लेकिन अब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी होता है जो कि नज़रअंदाज हो जाता है या जिसका तरीका हमें पता नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए दिव्या ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, खास करके भारत के संदर्भ में। इंडिया इज ए मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री। भारत जो हिंदुस्तान है दूध के लिए पागल है। बचपन से लेकर बुजुर्ग तक एक ही चीज समझते हैं, दूध मतलब। अगर ऐसा होता तो हमारी माँ पूरे जन्मजात दूध दिए रहती। 6 महीने के बाद बच्चे को कहा जाता दूध पिलाना बंद कर दो। तो भैंस और गाय के दूध से हमारा काम नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा, जो इन्होंने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आयरन का कॉम्बिनेशन बेकार का कॉम्बिनेशन है। मतलब कैल्शियम तो चला जाएगा, आयरन जाएगा नहीं आपका। तो दूसरा, मिल्क प्रोडक्ट के एक्सेसिव यूज से अलग जो समस्याएं होती हैं वो अलग। आप हालांकि मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद में एक चीज है भोजन अनुकूलनम और दूसरा है विरुद्धारम। मतलब कौन सी चीज किसके साथ नहीं लेनी है, इसकी जानकारी आपको पूरी तरह होनी चाहिए। जैसे सिट्रिक एसिड, आपको एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी जिसको कह सकते हैं आमतौर पर, वो आयरन के फैसिलिटेशन को बढ़ाता है। अब इसको आप दूध के साथ लेके विरुद्धार हो गया। तो जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सिस्टम है दही में फ्रूट सलाद बनाना, कस्टर्ड बनाना दूध के साथ, ये सारा विरुद्धार है। ये भी आपके बायोबिलिटी और मेटाबॉलिज्म को डिरेंज करता है, तो इसका भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। जी कविता। अच्छा डॉक्टर अंशुमन, एक और चीज़, अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो है आयरन सप्लीमेंट्स देने पर बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है, ये कनेक्शन क्या है? बिल्कुल। देखिए गाइडलाइन में ही चल रहा था, इस गाइडलाइन में रिटेन किया गया आयरन और फोलिक एसिड ये महिलाओं को दिया जाता है और साथ में कैल्शियम दिया जाता है। तो उनके लिए भी दिव्या जी ने बहुत अच्छी बात हाईलाइट की। ऐसा नहीं कि इकट्ठे सारी गोलियां उठा के खा लें, दोनों साथ ना खाएं। तो आयरन फोलिक एसिड इसलिए दिया जाता है, कैल्शियम इसलिए दिया जाता है, सबकी डोज रिकमेंडेड है कि बच्चे को इसकी जरूरत बढ़ जाती है और नॉर्मल सप्लीमेंट से, नॉर्मल जो खाना हम खा रहे हैं उससे इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं पहुंचता है माँ के शरीर में जो इसकी कमी को पूरा कर सके। तो बच्चों में भी कमी होगी, लेकिन बच्चा किसी तरह माँ से गेन कर लेता है, माँ में ज्यादा कमी हो जाती है, जिसके कारण मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मतलब मातृत्व के दरमियान मौत होने का 20% कारण सिर्फ माँ के अंदर एनीमिया का होना है, मतलब खून की कमी का होना। इसलिए सप्लीमेंट जरूरी है। और जब गाइडलाइन अभी चेंज किया गया, जिस गाइडलाइन की मैंने बात की, एनीमिया मुक्त भारत गाइडलाइन का नाम दिया गया है, इसमें आयरन फोलिक एसिड को रिटेन करके उसकी डोज को रिवाइज किया गया और साथ में अलग डिवर्मिंग और सारा मलेरिया सारा कुछ देखा गया है, इसलिए महत्व। लेकिन जो गाइडलाइंस अंशुमन जी यहाँ पे जारी की गई हैं, जो नई गाइडलाइंस के तौर पर हम देख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं जो शायद पूरी नहीं हुई है। काफी सारे सवाल भी आपने खड़े किए हैं। जी देखिए कमियां हैं। अब समस्या ये है कि जैसे मैंने उदाहरण सवाल खड़े किए थे तो मैंने यही कहा था, कैंसर और प्रदूषण जिस तरह से भारत में हावी हो चुका है उसी तरह से एनीमिया भी हावी है। ये इग्नोर्ड है क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। इसी तरह से जिस तरह से प्रदूषण के लिए कुछ स्टेट ने टास्क फोर्स गठित किए, कैंसर के लिए कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया आया, टास्क फोर्स गठित हुआ, एनीमिया के लिए भी गठित करना पड़ेगा। पहली कमी यहाँ है। दूसरी कमी, बहुत सारे जो गाइडलाइन में इंक्लूड किए गए उसमें कई मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट है और कभी भी दो मंत्रालय रेड टेपिज्म के कारण मिलकर काम नहीं करता है और फिर नहीं हुआ। तो ये इस पे आ जाएगा। गुणवत्ता, दवाइयों की गुणवत्ता पे मैंने सवाल उठाया है कि गवर्नमेंट के सप्लाई की कई दवाइयों में हम लोगों ने देखा जिसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, आयरन फोलिक एसिड है एंड सप्लीमेंट्स और सारे हैं, जिसमें गुणवत्ता की कमी हुई है। इसमें गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांग पॉलिसी लानी पड़ेगी कि बिना लैब टेस्टिंग के, बिना बायोइक्विवेलेंस टेस्टिंग के ये दवा सप्लाई में नहीं आनी चाहिए। इस तरह से कुछ कुछ और कमी है जिसकी हम चर्चा करें। जी
बिल्कुल। डॉक्टर रूबी, मुझे ये जानना है कि गाइडलाइंस में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो किस तरह से बदला गया है और किस तरह का नया मानक अब यहाँ पर तय हुआ है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए? ये माना जाता था कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम जो है वो नॉर्मल माना जाता है, बट लेडीज में या एनीमिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। जैसे इफ इट इज 11 से कम है तो उसको कहेंगे हम माइल्ड एनीमिया है। अगर ये 10 टू 11 9.9 टू 11 के बीच में है तो इसको मॉडरेट एनीमिया कहा जाता है। और इससे अगर और भी कम होता है तो जैसे 9 के से कम होता है तो उसको हम सिवियर एनीमिया कहते हैं। और इस तरह की ये जो गाइडलाइंस है इसी के ऊपर ये जो आपके आयरन लेवल्स जो माने गए हैं, इसको ये देखते हुए इसकी मैनेजमेंट भी डिफरेंट हो चुकी है। तो जो सिवियर एनीमिया है उसके लिए तो आपको अगर आपका हीमोग्लोबिन 9 से कम है या अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो 8 से कम है तो इसमें आपको जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह की भी जरूरत पड़ सकती है या इंट्रावीनस आयरन की भी जरूरत पड़ सकती है। मॉडरेट एनीमिया जो है वो डाइटरी कंट्रोल से, सप्लीमेंट से और डाइटरी इनटेक से आपको एनीमिया जो है वो आपको उसको ट्रीट किया जा सकता है। और लेस देन 12 तो है तो आप जो नॉर्मल अच्छी प्रिकॉशंस ले सकते हैं या आयरन रिच डाइट लेंगे तो उसी से ही आपका एनीमिया ट्रीट हो जाता है। तो इस तरह से normally 12 gram hemoglobin should be the target for every human being, be it a normal lady, female or a male. सो आदमी लोगों में, पुरुष लोगों में भी आयरन की डेफिशिएंसी आजकल होने लगी है बिकॉज ऑफ द हाई इंटेक ऑफ द अल्कोहल एंड दिस फास्ट फूड एंड अदर थिंग्स की ये लोग फास्ट फूड की वजह से इनमें मेन में भी जो है आयरन जो है वो भी डेफिशिएंसी होती है, ऑल्दो दे आर नॉट ब्लीडिंग एज women आर ब्लीडिंग एवरी मंथ। सो इसलिए 12 ग्राम हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल्स के लिए तो होना बहुत ही जरूरी है। दिव्या, एक बहुत ज़रूरी बात, अब क्योंकि हम इस डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं और महिलाओं में डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है मेंस्ट्रुएशन के वक्त या पीरियड्स के वक्त, क्योंकि इतना ब्लड लॉस होता है, तो क्या ज़रूरी है आप अपना आयरन इनटेक बढ़ा लें? देखिए कविता, जो अगर हम रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स कभी भी ओवरनाइट नहीं बनते हैं। अगर हम ये सोचे कि हमें सिर्फ पीरियड्स के टाइम ही आयरन इनटेक बढ़ाना है तो हमारे रिजर्व सिर्फ उस टाइम पे इंक्रीज नहीं होंगे। रिजर्व्स आर बीइंग क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बाकी हाँ, ड्यूरिंग पीरियड्स हमें उनका इनटेक और इंक्रीज कर देना चाहिए। और कविता, आयरन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। लोग सोचते हैं शायद सिर्फ बीटरूट हो गया, गाजर हो गई, यही सब चीजें हैं जो आयरन को बढ़ाती हैं, आयरन को कम, हाँ आयरन को बढ़ाती हैं। अगर हम देखें, हम डेली इनटेक में अगर आयरन के सोर्सेज इंक्लूड करेंगे तो ड्यूरिंग पीरियड्स अपने आप ही हमारे एनर्जी लेवल कम नहीं होंगे। अगर आयरन थोड़ा सा डिक्रीज हो भी जाएगा तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं कॉज करेगा। आयरन के सोर्सेज बताना चाहूंगी कविता। आयरन, अगर सबसे पहले वेजिटेबल्स की बात करें तो जोन सी भी ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स हैं उसमें आयरन होता है। सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स नहीं, पालक, साग, मेथी में आयरन होता है, ड्रम स्टिक्स में आयरन होता है, सबसे ज्यादा आयरन होता है कोरिएंडर लीव्स में। सेकेंडली, अगर हम ग्रेन्स की बात करते हैं, अगर पहले जमाने में लोग बहुत ज्यादा रागी हो गया, बाजरे की रोटियां खाते थे, इस वजह से उनमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती थी। आजकल हम सिर्फ होल व्हीट खाते हैं। अगर आप रागी का कंजम्पशन, बाजरे का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, आयरन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जिनको चावल खाने का शौक है, ब्लैक राइस इज वेरी हाई इन आयरन। फ्रूट्स की बात करें तो लाइकोपीन जिस चीज में है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जैसे टमेटोज हो गए, वाटरमेलन हो गया। विटामिन सी जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। सैलेड्स में बीटरूट, कैरेट आर वेरी हाई इन आयरन। नट्स की बात करें तो आमंड्स में कॉपर बहुत हाई होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। आमंड्स में आयरन बहुत ज्यादा नहीं होता, इट्स बिकॉज ऑफ कॉपर की हम आमंड्स को कंज्यूम करते हैं। अंजीर में आयरन बहुत ज्यादा होता है। खजूर, जो स्टिकी डेट्स होते हैं, एक होता है जो बहुत ड्राई सा होता है उसमें आयरन कंटेंट कम होता है, जो स्टिकी डेट्स होते हैं दे आर वेरी हाई इन आयरन। नट्स में इसके अलावा पीनट्स आर वेरी हाई इन आयरन।
किनोआ इज वेरी हाई इन आयरन। अब ये सारी चीजें अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, हमें साथ में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 और B9 जिसे बोलते हैं फॉलिक एसिड, इन सब का कंजम्पशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे आयरन लेवल इंक्रीज नहीं होंगे। ड्यूरिंग पीरियड्स आप हाइड्रेटेड रहिए, मिल्क प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम करिए, आयरन का कंजम्पशन ज्यादा करिए, क्रैम्प्स भी कम होंगे, पीएमएसिंग भी कम होगी और पीरियड्स बहुत आराम से पास होंगे। अंशुमन, दवाइयों की सैनिटाइजेशन का आपने जिक्र किया था, इसको लेकर क्या प्रॉब्लम है? जी कविता, सवाल मुझसे किया है? जी 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 दवाइयों में एक बायोइक्विवेलेंस टेस्टिंग होती है। बायोइक्विवेलेंस टेस्टिंग का मतलब है कि जो स्टैंडर्डाइज फार्मूला हुआ, अगर फॉर एग्जांपल 500 मिलीग्राम कोई चीज लिखी गई है, तो क्या इसमें 500 मिलीग्राम है? नंबर वन। सॉल्ट कैसा है, इसका एब्जॉर्प्शन, मतलब जिसको बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं, कि जब हम खाते हैं तो शरीर के अंदर कितना पहुंचेगा, इसकी कमी, सॉल्ट की कमी। और दूसरा लो डोज, मतलब 500 की जगह 100 मिलीग्राम मिल जाएगा, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन की मैं बात कर रहा। तो ये बायोइक्विवेलेंस टेस्टिंग होती है, जो गवर्नमेंट से प्रोडक्शन हो या प्राइवेट से प्रोडक्शन हो, दोनों की टेस्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि मैटरनल ये एनीमिया मुक्त भारत में मैक्सिमम चीजें कही गई हैं डिस्ट्रीब्यूट होनी है पेरिफेरल हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये प्रोबेबली सप्लाई तो गवर्नमेंट से जेनेरिक फॉर्मूला को ही करेंगे, उसको करेंगे, उसकी टेस्टिंग करके ही करें, अन्यथा देने का कोई सेंस नहीं है। आप देते रहेंगे, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा नहीं, कोई फायदा नहीं करें। डॉक्टर मनीष, यहाँ पर अगर हम महिलाओं की बात करें तो उसमें जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनमें ज़्यादा कमी पाई गई है। अच्छा, यंग एज में तो हमारे शरीर में आई मीन ऑब्वियसली सब कुछ आपके डाइट पर निर्भर करता है, आप किस तरह से अपने आप को न्यूट्रिशन डाइट देते हैं, माता पिता कैसे बच्चों को खिलाते हैं, काफ़ी बातें इस पर निर्भर होती हैं। पर जनरली ये डेफिशिएंसी क्या एडल्ट में ज़्यादा पाई जानी चाहिए? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तो अक्रॉस द बोर्ड दिखा रहे हैं, बच्चे बूढ़े हर किसी को जो है इस तरह की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, जान पड़ रही है। बच्चों में ये मात्रा भी ज्यादा है, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों में जो यूजली कारण, जैसे जब इंडिया हमारी जो है वो इसकी जो जो यूजली वार्म इन्फेस्टेशन जो रहता है बच्चों में, जो पुअर हाइजीन होने की वजह से, या जहाँ पे विलेज एरिया है जहाँ पे हाइजीन का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, और पुअर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी वजह से जो वार्म इन्फेस्टेशन है, दैट इज द वन ऑफ द those reason for iron deficiency anemia in children. And second, जो हमारे एडोलसेंट्स गर्ल्स हैं उनमें ड्यूरिंग मेंसेस जो हैवी ब्लीडिंग रहती है, तो उसकी वजह से भी जो आयरन डेफिशिएंसी है वो कारण बनती है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है, जो स्पेशली यंगस्टर्स में, बच्चों में जो खाना, जो जंक फूड लेते हैं, दैट मुझे लगता है जो अभी जो ड्यूरिंग प्रॉपर डाइट ना होना और स्पेशली जंक फूड का इंजेक्शन काफ़ी होना, तो वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो है आयरन की कमी काफ़ी रहती है। डॉक्टर अंशुमन, आप क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मनीष ने बहुत अच्छी बात कही। गांव के बच्चे मारे जा रहे हैं कृमि में, पेट में कीड़े होने की वजह से, मलेरिया की वजह से, और शहर के अर्बन बच्चे, जिसको हम कहते हैं बेटा सैनिटाइजर लेके स्कूल जाना, चाहे पानी की बोतल ले जाओ ना ले जाओ, वो मारे जा रहे हैं जंक फूड में। जंक फूड मतलब फास्ट फूड टाइप की जितनी चीजें हैं, उसको मैं कहता हूं पर्सनली न्यूट्रिशनल पॉवर्टी, मतलब एक पोषण के नाम पे गरीबी है। भले आप कितने अमीर हो जाएं, जंक फूड मंगा के खा लें, क्योंकि उसमें दो ही तत्व मिलेंगे आपको, एक जो डेफिशिएंसी कराएगा और दूसरा जो न्यूट्रिशन पूरा नहीं करेगा, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें आपको नहीं मिलेगी, और जो चीजें आप दूसरी जगह से खा रहे हैं उसको भी एब्जॉर्ब होने में दिक्कत कर देगा, मोटापा बढ़ाएगा। और आपने देखा ही डायबिटीज की समस्या, 10% हिंदुस्तान के बच्चे डायबिटिक हो गए और ओवरऑल 33% डायबिटीज। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल वाइड स्प्रेड हो गया। इसीलिए जो आपका सवाल था कि 12 कट ऑफ क्यों लाया गया, मर्दों में 13 से उतार के 12, महिलाओं में नीचे से 11 से 12 और बच्चों में 11 किया गया, इसका यही रीजन है कि अक्रॉस द बोर्ड पूरा हिंदुस्तान एनीमिक होने के कगार पे आ गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए 6x6x6 गाइडलाइन में डीवर्मिंग को बड़ा इंपॉर्टेंट रखा गया। लेकिन आपने जो पूछा था कि गाइडलाइन में क्या क्या कमी रही, आपने डीवर्म कर दिया। डीवर्मिंग की एक लिमिट होती है, कब तक डीवर्म रखेगा।
इंपॉर्टेंट, आपको साफ पानी पीने के लिए सुविधा नहीं उपलब्ध है। नील हाइजीन, हैंड हाइजीन, मतलब हाथ कैसे साफ रखें, नाखून काटें, ब्रश करें, इसकी अवेयरनेस नहीं है, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। इसके अलावे जो रूरल या अर्बन एरिया में मॉस्किटो का जितना त्रास है, जिसमें मलेरिया के कारण एनीमिया हो रहा है, उस पर कंट्रोल है नहीं। तो जो मल्टी फेसेटेड अटैक होना चाहिए था, तब जाकर रिजल्ट जो मिलता, वो रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, इसमें कमी रहेगी। चलिए, तो एनीमिया मुक्त भारत जैसे अभियान की शुरुआत तो हो गई है, गाइडलाइंस भी आ गई हैं, लेकिन जब तक हर किसी को इसकी जागरूकता नहीं दी जाए, जानकारी नहीं दी जाए, तब तक इस अभियान के सफल होने में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। बट जैसा कि हम सब कहते हैं कि एक शुरुआत एक लंबे सफ़र की ओर बढ़ता हुआ कदम की तरह ही हमें इसको देखना चाहिए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।